सीरिया से खबर आई है कि वहां पर एक इजरायली जहाज को मार गिराया गया है। बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन अब यह खबर आई है। इधर हिजबुल्लाह ने हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको अपडेट किया है। हाइफा के अंदर ही एक और घटना हुई है, स्टैबिंग की घटना हुई है, यानी चाकू मारने की घटना हुई है, जिसमें 8 से ज्यादा इजरायली घायल हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा घायल हैं। ऐसा लगता है कि याह्या सिनवार ने जो शुरू किया था दोबारा से सुसाइडल हमलों का सिलसिला, वो लगातार चल रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच में तनातनी दिखाई दे रही है। कल गैलेंट को जाना था अमेरिका, लेकिन वो नहीं जा पाया, उसको रोक दिया गया। और ईरान ने खुली धमकी दी है अरब देशों को। क्या वो धमकी है, और सारी डिटेल्स के साथ और सारी न्यूज के साथ हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। सीरिया ने गिराया इजराइल का जहाज, ये समझ में आता है, पर ईरान ने अरब देशों को क्या चेतावनी दी है, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। और ये चेतावनी कहीं लास्ट वार्निंग तो नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और वैसे तो ईरान और अरब देश दोनों ही इस्लामिक मुल्क हैं, राइट, पर अंतर जमीन आसमान का है। स्टार्टिंग में जब मैंने इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर को सुना था, या मैं यूं कहूं कि पैलेस्टीन पर हो रहे अत्याचार को सुना था, तो ऐसा लगता था कि काश अरबिक नेशंस और जितने भी इस्लामिक मुल्क और जितने भी इंसाफ पसंद कंट्रीज हैं, वो मिल करके पैलेस्टीन को सेफ गार्ड कर ले। वहां के लोग जो थोड़े से बचे हैं अब, उनको बचा लें। हाँ, मेरी बात आपको निराशाजनक लग सकती है, पर अब वाकई में कोई उम्मीद बाकी रह नहीं गई है कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ऐसा कुछ होना होता ना, सालों साल 125 साल से जो अत्याचार चलता आ रहा है वो नहीं एग्जिस्ट करता। 125 छोड़िए, पिछले 1 साल से जो एक्सट्रीम वायलेंस चल रहा है, वो होने का तो सवाल ही नहीं था। जब भी हम कोई न्यूज फलस्तीनियों के हक में लेकर के आते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि फ्री पैलेस्टीन। अगर आप भी चाहते हैं कि फलस्तीन आजाद हो जाए इन बमबारियों से, जेनोसाइड चल रहा है वहां पे, तो आप एक बार जब भी आपको दिन में टाइम मिले ना, दुआ जरूर से किया कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मासूम पैलेस्टीनियंस को एक सुरक्षित छत प्रदान करें। आमीन। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कह दीजिए सुम आमीन। जब भी डेप्थ में इस इशू के बारे में हम सोचने लगते हैं ना, दिल खुद ब खुद रो उठता है। अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बैठी थी, पर जैसे ही दुआ करी मैंने, प्रार्थना करी, वैसे ही वो सारे जितने भी भाव थे फलस्तीन के प्रति, वो उजागर हो गए और आंखें नम हो गई। रोक नहीं सकते हैं आप इस इमोशन को बहने से। देश के अच्छे सच्चे वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी को धन्यवाद करते हुए चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं, उसके बाद और दुआएं हम करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं गैलेंट, वो जाने वाले थे अमेरिका, और अमेरिका जो जाने वाले थे वो ये तय करने के लिए कि ईरान के ऊपर जो हमला होगा उसमें इजराइल और अमेरिका किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पे नेतन्याहू ने उनको जाने से रोक दिया। बताया ये जा रहा है कि नेतन्याहू लगातार चाहता था कि बात हो जाए उसकी बाइडेन के साथ, उसके बाद गैलेंट वहां जाएं, लेकिन बाइडेन ने कहा तो रोज की फोन करूंगा, लेकिन फोन नहीं किया। अब यह खबर आ रही है कि आज शायद बाइडेन फोन करे नेतन्याहू को, उसके बाद ये लोग कुछ तय करें। असल में ईरान पे हमले की जो धमकी है वो इजराइल के गले की हड्डी बन गई है। कल जब मैंने कहा था कि ईरान पर हमला करने से बच रहा है इजराइल, उसके तमाम सारे कारण गिनाए थे, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे। आज मैं आपको इजराइल के सबसे अपने अखबार, एकदम सरकारी टाइप के अखबार जेरूसलम पोस्ट की यह खबर दिखा रहा हूं, जहां कहा गया है कि अब इजराइल ने यह तय किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेगा। ऑयल फील्ड्स पे हमला करेगा कि नहीं करेगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन न्यूक्लियर वाला मामला ऐसा लग रहा है कि उसकी समझ में आ गया है, क्योंकि ईरान ने बहुत क्लियर कहा था
कि हमारी न्यूक्लियर फील्ड और हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो है वो रेड लाइन है। अगर इन पे हमला होगा तो पलट के हम हमला करेंगे और फिर जो जंग होगी वो पूरी खाड़ी में फैलेगी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस वक्त खाड़ी में जंग फैलती है तो वो WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होगी। तो सारा तमाशा ये चल रहा है और अमेरिका और इजराइल के बीच में बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें वहां के ऑफिशियल ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि नेतन्याहू के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इसी बीच में बॉब वुडवर्ड नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक किताब आ रही है जो किताब ये कहती है कि कई बार गुस्से में गालियां दी हैं बाकायदा बाइडेन ने प्राइवेट मीटिंग्स में नेतन्याहू को। लेकिन जाने क्या डर है, जाने क्या दिक्कत है कि सबके बावजूद अंत में जाकर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। कई बार यह समझ में नहीं आता है कि अमेरिका को चलाता कौन है। अमेरिका को वहां के राष्ट्रपति चलाते हैं या फिर कोई और ताकत चलाती है। राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, ताकत वही काम करती है। यह सब क्या है, अमेरिका का डीप स्टेट किस तरह से काम करता है, कभी बहुत डिटेल में इस पर बात करूंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि अमेरिका चाहे जितना परेशान हो नेतन्याहू से, लेकिन फाइनली जाकर उसके पीछे ही खड़ा होगा। डर उसका सिर्फ एक है कि यहां अगर वार की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसको बहुत ज्यादा हथियार और पैसे देने पड़ते हैं, तो यूक्रेन को जो मदद है वो रोकनी पड़ेगी और रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद देगा उस जंग में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है। इसलिए ही लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अरब मुल्कों के साथ मिलकर वो सीज फायर के लिए काम कर रहा है। हमास के साथ जो सीज फायर की बात थी वो तो पुरानी हो गई। अब जो सीज फायर होगा उसमें ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को शामिल करना पड़ेगा। तो बार बार यह खबरें आ रही हैं कि वो दूसरे अरब स्टेट्स के साथ मिलकर कोई समझौता कराना चाहता है, लेकिन जब तक नेतन्याहू है मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीज फायर का प्रपोजल आगे बढ़ेगा। ईरान ने इस बीच में बहुत क्लियर धमकी दे दी है कि अगर कोई भी अरब मुल्क अपने एयर स्पेस को यूज करने देगा इजराइल को, तो हम उसको दुश्मन मुल्क की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उससे भी हमारी जंग होगी। यानी खाड़ी में टेंशन का माहौल लगातार बन रहा है। इस बीच में नेतन्याहू का एक वीडियो आया है जिस वीडियो में वो लेबनान के लोगों से कह रहा है कि तुम हिजबुल्लाह से मुक्ति पालो, हिजबुल्लाह से आजाद हो जाओ, और साथ साथ में यह धमकी भी दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी वही झेलना पड़ेगा जो गजा के लोग झेल रहे हैं। गजा में नार्दर्न गजा को खास तौर से तबाह करने की तैयारी करके रखी हुई है इजराइल ने। वहां 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और वहां जो 3 हॉस्पिटल्स हैं उनको खाली कराने की बात कही गई है। उनका इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है कि उसको इवैक्यूएट करो, नहीं तो हम उस पर बम गिराएंगे। अब ये 3 अस्पताल जो बचे हुए हैं ये लाइफ लाइन है, इनको कैसे हटाया जाएगा और अगर ये हट जाएंगी तो वहां क्या होगा, ये सोच के भी डर लगता है। खैर, अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। उधर हिजबुल्लाह के साथ जो जंग चल रही है उसमें चाह के भी इजराइल बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है सिवाय बेरूत के आसपास बम गिरा के घर और अस्पताल तोड़ने के। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4-5 घंटे पहले एक न्यूज अपडेट की है, एक वीडियो न्यूज अपडेट की है, जिसमें उसने कहा है कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल कल से लगातार हिजबुल्लाह हाइफा को निशाना बना रहा है। हाइफा आप जानते हैं पोर्ट सिटी है जहां से सारी जहाजें जाती हैं। पहले ही वहां भारी तबाही चल रही है हूथी की वजह से। हूथी ने लगातार रेड सी में जो ब्लॉकेज लगाया है, हाइफा की तरफ जाने वाले, हाइफा से आने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है। हाइफा में कल मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो केवल आर्मी के ठिकानों पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा था, अब वो हमले रिहायशी ठिकानों पर भी होने शुरू हो गए हैं। रिहायशी ठिकानों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। हाइफा से बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं, बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं और जो इजराइल के सैनिक हैं उन घरों को ठिकाना बनाकर उन घरों में खड़े होकर निशाना लगा रहे हैं, उन घरों का बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लगातार अब हिजबुल्लाह ऐसे घरों पे हमला कर रहा है और इजराइल के सैनिकों के लगातार मारे जाने की खबर है। आज भी इजराइल के अखबारों ने सैनिकों के मरने की खबर छापी है। हालांकि उन्होंने 1 या 2 सैनिकों के मरने की बात की है, लेकिन जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जो मैं आपको चाह के भी दिखा नहीं सकता, उनको देख के लगता है कि इजराइल के काफी सारे सैनिक मारे गए हैं। सुबह एक वीडियो आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इजराइल के अस्पतालों में घायल और मारे गए सैनिकों को लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर्स की संख्या काफी बढ़ गई है।
अमेरिका पर एक बार फिर लौटते हैं, जरूरी है। कल की मैं आपको एक घटना बताऊं। कल जो वहां के डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने उनसे गजा को लेकर सवाल पूछा, लेबनान को लेकर सवाल पूछा। जब वो आगे पीछे करने लगे तो उसने कहा कि ये बुलशिट बहुत हो गया, आप सीधे सीधे वहां जेनोसाइड कर रहे हैं। जब उसने ऐसा सवाल पूछा तो जाहिर है उनके पास जवाब नहीं था और वो दूसरे पत्रकार के पास पहुंच गए। यानी अमेरिका के अंदर एक माहौल बन रहा है बहुत साफ साफ उन जर्नलिस्ट और उस सेक्शंस में भी जो आम तौर पे बहुत ज्यादा हमास वगैरह की बात नहीं करता है, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि गजा में जो हुआ है वो जेनोसाइड है। फॉक्स न्यूज को आप जानते हैं, फॉक्स न्यूज वहां का एक बड़ा चैनल है और आम तौर पे अमेरिका और इजराइल का समर्थक माना जाता है। लेकिन फॉक्स न्यूज जब गजा में कवरेज करने गया, वहां का लाइव कवरेज उसने दिखाया तो बहुत साफ साफ कहा कि ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल जेनोसाइड जैसा है। यानी आप समझ रहे हैं कि जो चीज हम लोग पिछले एक साल से कह रहे हैं, अब धीरे धीरे वहां भी गोदी मीडिया में जो दो चार ईमानदार पत्रकार हैं वो ये बात कहना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बीबीसी पर तेल अवीव से, जो इजराइल की राजधानी है, वहां से एक पत्रकार ने रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट में कहा कि तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी के अंदर किसी को कोई उम्मीद नहीं बची है। प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका है और यहां पर हर आदमी जंग से परेशान है। शायद इसी वजह से बहुत दिनों के बाद इजराइल में एक बार फिर से लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने कहा कि होस्टेजेस को वापस करो। और यह तो छोटी घटना है, कई बार हो चुकी है। बड़ी घटना यह है कि 130 जो आर्मी मैन हैं यानी आईडीएफ के मेंबर्स हैं यानी वहां के सैनिक हैं, उन्होंने कहा कि अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अगर होस्टेजेस को वापस नहीं लाया जाएगा तो हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर जो उनका मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव में है, वहां की जो जर्नी है, वहां आने वालों का जो वहां लोग आते थे उसमें 43% की कमी आई है। यानी आधे से भी कम हो गई है उन लोगों की संख्या जो बाहर से बेन गुरियन एयरपोर्ट के थ्रू इजराइल में आते थे। जबकि कई ऐसी वीडियोस आई हैं जो बता रही हैं कि इजराइल से बाहर जाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। वो यही नहीं, ये जो पूरी जंग चली है इसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इजराइल जो अपने गैस फील्ड्स के एक्सपेंशन की योजना बना रहा था वो फिलहाल ठहर गई है। ऐसा लगता है कि फिलहाल गैस फील्ड एक्सपेंशन वाला मामला नहीं हो पाएगा। गैस फील्ड के मामले में इजराइल जो चाहता था अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, वो प्रोडक्शन फिलहाल नहीं बढ़ पाएगा। ये सारे हालात हैं इजराइल के और इसी की रोशनी में समझना चाहिए कि न्यूक्लियर हमला या न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं ईरान, उन पर हमला करने से इजराइल डर क्यों रहा है। वो जानता है कि अगर उसने हमला किया तो ईरान पलट के जो हमला करेगा वो उसके गैस और आयल के जो डिपोज हैं और साथ में गैस और आयल की जो फैसिलिटीज हैं उन पर भी हमला करेगा। और इन हमलों का बहुत सीधा मतलब होगा कि पहले से ही इजराइल की इकॉनमी जो तबाही के कगार पे है वो और तेजी से तबाह होती चली जाएगी। अमेरिका मदद करता रहेगा, उसके बावजूद आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मूडी ने जो इनकी रेटिंग है वो और घटा दी है। अगर ये फुल फ्लेज जंग होती है तो ये रेटिंग गड्ढे में चली जाएगी। इजराइल की इकॉनमी के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि वो एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया में कहीं भी आप पैदा हुए हैं, अगर यहूदी हैं तो आप इजराइल में जाकर बस सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं रहते पोलैंड में हैं, इजराइल में भी घर है, इजराइल में चले जाते हैं। अगर ये लड़ाई होती है तो इस तरह के बहुत सारे लोग उन मुल्कों में, पोलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका में, अपने अपने उन मुल्कों में चले जाएंगे जो सेफ हैं। इजराइल के लिए जो हालात होंगे वो कोई बहुत अच्छे हालात नहीं होंगे। इधर जब मैं बार बार कहता हूं थर्ड वर्ल्ड वार तो कई लोग पूछते हैं कि ईरान का साथ कौन देगा। एक एग्जांपल मुझसे ले लीजिए। हालांकि ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि किस तरह से रशिया लगातार ईरान की मदद कर रहा है उसके एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। यमन एक छोटा सा मुल्क है और यमन में रशिया ने अपनी जो एम्बेसी है उसको बंद कर दिया। अभी हाल में अमेरिका ने आरोप लगाया है कि यमन के हूथियों को रूस हथियार दे रहा है। रूस ने सीधे मना कर दिया, उसने कहा कि हम कोई हथियार नहीं दे रहे, लेकिन साथ में यह भी कहा कि हम यमन के साथ हैं। और अब उसने यह डिसीजन लिया है कि यमन में जो बंद कर दी गई थी एम्बेसी वो फिर से खोली जाएगी।
तो बहुत सीधा सा मामला यह है कि रशिया आपको दिख नहीं रहा है लेकिन पीछे से लगातार मदद कर रहा है, और अगर इस तरह की जंग होती है तो रशिया और चाइना दोनों मदद करेंगे, ईरान की भी और ईरान के साथ के जो मुल्क हैं, ईरान के साथ की जो मिलिशिया है उसकी भी मदद करेंगे। आखिर आप सोच के देखिए कि यमन जैसा देश जो बरसों से परेशान है, सऊदी अरबिया से लंबी लड़ाई चली, उसके पास हाइपरसोनिक और बाकी सब मिसाइल्स कहां से आ जाती हैं जो सीधे जाके तेल अवीव पे गिरती हैं। आपको पता है कि यमन से जब लौट के आ रहा था नेतन्याहू अमेरिका से, तो यमन से मिसाइल दागी गई थी और लगभग उसी वक्त वो एयरपोर्ट के आसपास गिरी थी जिस समय लौट के नेतन्याहू आया था। यानी चेताया यह गया था कि हमारी जो मिसाइल है वो तेल अवीव के अंदर कभी भी पहुंच सकती है। आखिर यह हथियार कहां से मिल रहे हैं, इसका अंदाजा आप भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने अमेरिका में काफी तबाही मचाई हुई है, अमेरिका में काफी उस पर बहस चल रही है। एक रिपोर्ट आई है जिससे पता यह चलता है कि नेतन्याहू गजा में इमदाद पहुंचाने वालों के ऊपर जो हमले कर रहा था उसके लिए ब्लिंकेन ने ओके किया था। यानी ब्लिंकेन ने यह कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अमेरिका जो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट सिखाता रहता है, उसने इजराइल को इस बात के लिए ओके कहा, इस बात के लिए परमिशन दी कि गजा में जो लोग भूखे हैं, जो लोग बेहाल हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, उन सारे लोगों को, जो लोग इमदाद पहुंचा रहे हैं, उन पर बम गिराओ। आप जानते हैं यूरोप से एक एजेंसी आई थी जो वहां पर लोगों को खाने पीने का ख्याल रख रही थी, उस एजेंसी के लोगों को निशाना साध के मारा गया था कार, और 6 लोग उसमें मारे गए थे। अब ये जो खबर है इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने बाकायदा इजाजत दी थी, अमेरिका ने बाकायदा सहमति व्यक्त की थी कि नेतन्याहू गजा के अंदर एड पहुंचाने वाले, इमदाद पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। आप सोचिएगा कि ये वो लोग हैं जो सारी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कभी ये सरकार गिराते हैं, कभी वो सरकार गिराते हैं कि एंटी डेमोक्रेसी है, और यहां पर जो इमदाद पहुंचा रहे हैं, जो एड पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यही वजह है कि अमेरिका में मैंने आपको बताया कि जर्नलिस्ट और बाकी क्लास में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये मानती है कि यहां पर जेनोसाइड हुआ। हालांकि अमेरिका के जो नेता हैं, हुक्मरान हैं, उनकी तो मैं क्या ही कहूं। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि यहूदी टोपी पहन के ट्रंप घूम रहा था। आज यह खबर है कि ट्रंप ने दावा किया कि वो गजा गया था, और जब उससे पूछा गया कि इसको साबित कीजिए तो वो मुकर गया। यानी कि गजा जाने की झूठी खबर अपनी बताया था। यह सारा कुछ अपने आप को इजराइल और यहूदियों का बहुत खास बताने का हिस्सा था। ये पूरे के पूरे यूरोप के मुल्क किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनकी पॉलिसीज हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। ग्रेटा थनबर्ग को आप सब लोग जानते हैं, विश्व शांति की बात करती हैं। जब ग्रेटा थनबर्ग बाकी बातें कर रही थी तो पूरा यूरोप उनको सिर पर लिए लिए घूम रहा था, वो वीआईपी बनी हुई थी। लेकिन उसी ग्रेटा थनबर्ग ने जब फलस्तीन का साथ देने की बात की तो उनको गिरफ्तार किया गया, पहले कोपेनहेगन में, फिर वो जर्मनी में आई। जर्मनी में बर्लिन में एक बड़ा जुलूस निकलना था 7 अक्टूबर को। सिर्फ उस जुलूस में शामिल होने के चलते जर्मनी ने ग्रेटा थनबर्ग को कह दिया कि ये वायलेंट महिला है, यानी जर्मनी में जो उनका आना जाना होगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये वही जर्मनी है जहां यहूदियों का नरसंहार हुआ था, जिसके बाद वो भाग के गए और फलस्तीन जहां बड़ी शांति के साथ मुसलमान भी रह रहे थे, ईसाई भी रह रहे थे, यहूदी भी रह रहे थे, उस पर धीरे धीरे कब्जा किया। अभी यूएन की मैं एक पोस्ट देख रहा था, उनकी एक खबर देख रहा था कि कैसे 75 साल पहले 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को उनके घर से दरबदर किया गया था। यह काम किया था इजराइल ने, और यहूदियों को उनके घर से दरबदर किया था जर्मनी और यूरोप के लोगों ने, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी फलस्तीनियों को। यहां शायद आपको पता होगा कि फलस्तीन जो था वो जार्डन के शाह के तहत हुआ करता था। अभी जो जार्डन के शाह हैं उनके परदादा हुआ करते थे, और उनके परदादा ने इंग्लैंड के साथ संधि की, जिसके बाद फलस्तीन चला गया इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड ने वहां पर यहूदियों को बसने की खुली छूट दे दी। और आज हालत यह है कि फलस्तीनी अपने ही मुल्क में बेगाने हैं, उनके ऊपर बम गिराया जाता है, बदतमीजियां की जाती हैं, उनके साथ अपार्थाइड होता है, और सारा वेस्ट
चुपचाप आंख बंद करके देखता है, क्योंकि यह सारा खेल तो उसने ही शुरू किया था। नॉर्दर्न गजा में एक बार फिर से जेनोसाइड करने की जो कोशिशें चल रही हैं, देखते हैं उस पर ये लोग क्या करते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना वो अरब मुल्क करेंगे जो इजराइल की हर हरकत पर खामोश बैठे रहते हैं या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जबान खोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो जंग इजराइल ने लेबनान और ईरान के खिलाफ छेड़ी है, जिसमें हूथी भी शामिल है और इराकी मिलिशिया भी है, ये उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी उसने एक्स्ट्रा एक पूरी टुकड़ी भेजी है लेबनान के अंदर घुसने के लिए। उसने यहां तक कि लेबनान में जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है जो आयरलैंड से है, उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का मतलब वहां पर हमला करने का प्लान किया कि हिजबुल्लाह अगर हमले का जवाब देगा तो उस जवाबी हमले में और इनके हमले में यूएन के पीस कीपिंग के लोग फंस जाएंगे। हिजबुल्लाह ने कहा कि नहीं, हम यूएन के पीस कीपिंग के लोगों को नहीं मरने देंगे और वहां से हिजबुल्लाह ने मुकाबला नहीं किया। तो यह सब कुछ करने के बावजूद इजराइल अभी लेबनान के अंदर घुस नहीं पाया है। लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और बदले में लेबनान लगातार रॉकेट जो फेंक रहा है वो इजराइल के अंदर गिर रहे हैं। जो मिथ था आयरन डोम का, वो पहले ईरान ने तोड़ा और अब लेबनान हूथी जैसे मुल्क लगातार उसको तोड़ रहे हैं। लेबनान में कोशिश कर रहा है नेतन्याहू की किसी भी तरह आपस की लड़ाई करके हिजबुल्लाह को अकेला किया जाए। सीरिया के ऊपर उसने दोबारा से हमला किया है जिसमें 13-14 लोगों के मारे जाने की खबर है। और यह भी आपको पता है कि सीरिया में रशिया अपने सैनिकों को भेज चुका है, इसलिए हालात बेहद वोलाटाइल है। एक जरा सी गलती, एक जरा सा कदम पूरी खाड़ी को एक ऐसी जंग में झोंक सकता है जो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। और इस जंग को रोकने की जगह अमेरिका के जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो इस बहस में लगे हैं कि कौन यहूदियों के ज्यादा करीब है। यहूदियों भी नहीं, यहूदी तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस पूरे इजराइल के खेल के खिलाफ हैं। दरअसल उनके बीच में ये लड़ाई है कि कौन नेतन्याहू के ज्यादा करीब है, कौन जायनिस्टों के ज्यादा करीब है, कौन दुनिया में ज्यादा आग लगा सकता है, कौन दुनिया को जल्दी जला सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जो कंट्री खुद को दुनिया का लीडर समझती है वो दुनिया में आग लगाने में लगी हुई है। काश ये लोग आग लगाने की जगह आग रोकते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ ईरान, इजराइल, लेबनान, फलस्तीन यही मुल्क नहीं या सिर्फ खाड़ी के मुल्क नहीं, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा जो आप तक और हम तक भी पहुंचेगा। इसीलिए मैं तो हर बार अपील करता हूं जहां तक पहुंचे कि अगर शांति हो सके इतने सबके बावजूद भी तो वो किसी भी जंग से ज़्यादा बेहतर है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा जैसा होगा रिपोर्ट करता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को बड़ा अचंबा हुआ ये सुनकर के कि ग्रेटा थनबर्ग वो पीस की बातें करती थी ना, तो उन्होंने शांति की बात ही तो करी फलस्तीन का समर्थन करके, पर वो बर्दाश्त नहीं हुए उन लोगों से जिनकी सोच कभी शांतिमय थी ही नहीं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखते समय एक मर्तबा तो आपकी आंखें नम हुई होंगी, मेरी भी हुई। दिल रोया कि पावर को हासिल करने के लिए इस मायावी दुनिया में इंसान कई बार अंधा हो जाता है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि जो शक्ति वो कैप्चर करना चाहता है ना, उसकी वजह से मासूम बच्चे रो रहे हैं, उनकी माएं रो रही हैं, उनके बाप, उनके दादा दादी, एवरीबॉडी इज सफरिंग। पर माया के नशे में चूर हैवान को ये कहाँ दिखता है। नेतन्याहू को मैं डायरेक्टली यहाँ से कहना चाहूंगी कि शेम ऑन यू एंड शेम ऑन पीपल लाइक यू, शेम ऑन योर होल कम्युनिटी ऑफ जायनिस्ट्स। आपको मालूम है ना जायनिज्म है क्या? फलस्तीन को पूरा कब्जा करके इजराइल बना दो। 90% से ज्यादा तो कब्जा हो ही चुका है, छोटा मोटा 2-4% ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बचा है, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। और जिस हिसाब से हो रहा है ना ये सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हो सकता है इसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए, गॉड नोज। पर आखिरी में यही कहूंगी कि या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा मासूमों की। किबला अव्वल का दर्जा यूं ही फलस्तीनियों को नहीं दिया जाता, इट इज फॉर अ रीजन एंड वी ऑल प्रे फॉर देम। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त और दरख्वास्त यही है कि दुआओं में याद रखिएगा पैलेस्टीनियंस को, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। महफूजियत के साथ ज़िंदगी व्यतीत करिएगा और नेक आमाल करिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।